हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो में और हमारे चैनल एडू पाथ में भी। तो आज की इस वीडियो में हम एसिड बेस और सॉल्ट के कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एसिड बेस और सॉल्ट होता क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग आज इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो होता क्या है ना कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि पूछ दिया जाता है कि इस टाइप का फल है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, या दही हो गया, इसमें कौन सा एसिड। तो चलिए हम लोग इस बॉक्स को देखते हैं अच्छे से कि सिरका सिरका में क्या होता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। बेसिकली एक नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस आते हैं कि कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, इसमें पूछ दिया गया कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं कि सिरका, इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। सिरका में एसिटिक एसिड बहुत कम 2-3% के आसपास पाया जाता है सिरका में एसिटिक एसिड। दूसरा होता है संतरा, ठीक है, इसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक या साइट्रिक एसिड, ठीक है। दही दही खट्टा होता है, लैक्टिक अम्ल, है ना, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू सिट्रिक एसिड, है ना, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ये सब कुछ क्वेश्चन है, ये सब बेसिकली एक नंबर के क्वेश्चन में आते हैं जो याद करने वाली चीज़ें। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि होता क्या है। देखिए, हम लोगों ने कल पीएच स्केल के बारे में बात किया था कल के वीडियो में। तो पीएच स्केल में हम लोग ने जाना था कि पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल होता है कि वो बताता है कोई भी अम्ल या क्षारक है, भस्म है, उसकी शक्ति क्या है, उसकी प्रबलता क्या है, उसको हम लोग किससे नापते हैं, तो पीएच स्केल से नापते हैं। और ये जो होता है कि कोई जलीय विलयन अम्लीय है या भास्मिक है, इसकी जानकारी हमको कौन देता है, सूचक देता है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, लिटमस पेपर हो गया, मैथिल ऑरेंज हो गया, हल्दी टाइप से, इस सब टाइप से होता है, ठीक है। तो आज देखते हैं हम लोग के पास एक पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि अम्ल एवं क्षारक की शक्ति, पीएच स्केल द्वारा मापी जाती है, ठीक है। पीएच स्केल द्वारा मापी जाती है। हम लोग को पता है कि पीएच स्केल द्वारा मापी जाती है। पीएच विलयन में ऊपर से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है कि पीएच स्केल विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप है। ये परिभाषा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पीएच स्केल की। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल अम्ल क्षारक एवं शक्ति। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल क्या होता है कि पीएच स्केल अम्ल क्षारक की शक्ति बताती है, उसकी शक्ति बताती है, ठीक है। और पीएच, अगर इसमें दूसरा पॉइंट ये भी आप लोग देख सकते हैं कि पीएच विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर, सांद्रता की माप, ठीक है। वो किसी विलयन में क्या नापेगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये H+ हाइड्रोजन आयन है, पीएच स्केल विलयन में इसकी सांद्रता नापती है। सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है, उसकी सांद्रता नापी जाती है। तो हम लोग बेसिकली सांद्रता को इस पीएच स्केल के फॉर्मूला के टाइप से, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, pH = -log कंसंट्रेशन ऑफ H+। ये फॉर्मूला है, ठीक है। आगे आप जब हाई क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में पढ़िएगा। तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो इसमें ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा कि पीएच स्केल होता क्या है। देखिए, ये हो गया इसका डिफिनेशन पीएच स्केल की, और ये जो निकला है वो डिफिनेशन से इसका परिभाषा निकला है। तो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच जो होता है विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप है, ठीक है। वो पीएच स्केल विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताती है, ठीक है। अगला है कि NH का उपयोग, NH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH, उसका उपयोग साबुन तथा मार्जक में किया जाता है।
कृत्रिम फाइबर में किया जाता है, कागज बनाने के लिए किया जाता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग आपसे पूछ सकता है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि साबुन ऑफ मार्जक में मैंने पिछले एक वीडियो में बोला था कि साबुन ऑफ मार्जक जो होता है वो क्षारीय होता है, तो इसी कारण से वो क्षारीय है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। ठीक है, अगला क्या है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण यहाँ देखिए हम लोग के सिलेबस में दिया गया है विरंजक चूर्ण बनता कैसे है। तो विरंजक चूर्ण को बनने के लिए क्या होता है कि शुष्क बुझा हुआ चूना होता है जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, CaOH2। ठीक है, इस पे हम लोग जब क्लोरीन की अभिक्रिया करवाते हैं, इसकी अभिक्रिया जब हम क्लोरीन से करवाएंगे तो जो है हम लोग को मिलेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। ठीक है, देखिए ये वो रिएक्शन हो गया अभिक्रिया का कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हम लोग क्लोरीन से करवा रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या शुष्क बुझा हुआ चूना है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जब हम लोग करवा रहे हैं तो हमको मिल रहा है विरंजक चूर्ण और जल। ये हो गया रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म। अब देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है। अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, कैसे बनता है, तो सिंपल किया है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जब उसकी अभिक्रिया हम लोग क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में हम लोग को विरंजक चूर्ण और जल बनता है। ठीक है, सिंपल है। अगला है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, उसमें उसका सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। धोबन सोडा, दो देखिए सोडा जो है दो है, एक खाने वाले हैं, खाने वाला है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, और एक है धोने वाला, धोने के लिए उपयोग किया जाता है, वो है Na2CO3 इंटू 10H2 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया। अगला हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो आप लोग देखे होंगे कि किसी कोई भी व्यक्ति है जिसका हाथ या पैर टूट गया है या वो बोन फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, बोन फ्रैक्चर हो गया, तो वो सब क्या होता है ना, बोन फ्रैक्चर हो गया तो वो सब के लिए हम लोग प्लास्टर कर दिया जाता है, बोला जाता है कि प्लास्टर हो गया हमको, तो वो प्लास्टर जिससे बना होता है ना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है और उसका सूत्र होता है CaSO4। इसको पढ़ते हैं हम लोग हाफ 1/2 हाफ H2। ठीक है, हाफ H2। और इसका उपयोग भी यहाँ दिया हुआ है हड्डियों को सही जगह स्थिर करने में, ठीक है, मूर्ति बनाने में। ठीक है, दो उपयोग है इसके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ तो पॉइंट्स हम लोग के पास, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्या है, अगला पॉइंट हमारे पास है कि अम्ल जो एसिड होता है वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। सही बात, हम लोग जानते हैं आर्हेनियस के अनुसार ये परिभाषा दी गई थी कि जो जल होता है अम्ल जो होता है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो देखिए हम लोग के पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, H2O है। ठीक है, ये जब जल में घुलेगा तो H+ और NO3 माइनस में टूट जाता है, H+ और NO3 माइनस में टूट जाता है। ठीक है, सेम इधर एग्जाम्पल है, यहाँ पर H2SO4 2H हाइड्रोजन दिया, 2H+ दिया, हाइड्रोजन आयन है दोनों। ठीक है, तो जल में जब घुलता है कोई भी एसिड जब जल में घुलता है तो वो हाइड्रोजन आयन देता है। एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, पता है हम लोग को, यहाँ पर है NaOH हो गया। ये जब जल में घुलेगा तो टूटेगा सोडियम में, सोडियम प्लस में और हाइड्रोक्साइड माइनस में, OH माइनस में, ये टूटेगा। ठीक है, ये जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इसको जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो Na+ में टूट जाएगा और OH माइनस निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन, तो हम लोग को हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार ये परिभाषा दी गई थी। सेम एग्जांपल हम लोग यहाँ देख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब ये टूटेगा तो Ca2+ देगा, कैल्शियम आयन देगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो ये बेस है। तो जो भी ऐसा कोई पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है तो वो हो गया बेस, यानी क्षारक हो गया है वो। और कोई ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद हम लोग को H+ दे रहा है तो वो अम्ल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हम लोग के पास है
कि जल में विलय क्षारक या अम्ल की उपस्थिति को सूचित करने वाला। ठीक है, क्या है, चलिए दूसरा कर लेते हैं। क्या है कि जल में विलय क्षारक या अम्ल की उपस्थिति को सूचित करने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं। ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी जलीय विलयन कि अगर हम लोग को जलीय विलयन की पहचान करनी होती है तो उसके लिए हम लोग सूचक का उपयोग करते हैं। सूचक क्या सूचित करता है कि वो जो पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार। और ये जो पदार्थ होते हैं, ये जो हम लोग जिससे सूचित करते हैं, जो सूचक होते हैं, वो होते हैं लिटमस पेपर हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोक्सिलिन हो गया इत्यादि। ये सब क्या है, सूचक है। सूचक के एग्जांपल्स में आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, लिटमस पेपर, लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज और क्या, फिनोक्सिलिन इत्यादि। ठीक है, ये सब है। अगला पॉइंट हम लोग के पास क्या है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। हम लोग जानते हैं अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है। ये दोनों पॉइंट भी नोट करने लायक है, लिख सकते हैं आप लोग। आगे हम लोग का अगला पॉइंट है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हम लोग पता है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया जब करता है, कोई भी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और एक सॉल्ट बनता है। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज है अम्ल का, एसिड की ये प्रॉपर्टी है कि जब भी वो किसी धातु से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस देगी और जो देगी वो होगा एक सॉल्ट यानी एक लवण। तो देखिए Zn हो गया, ये धातु है, H2SO4 क्या एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर से क्या होगा, ZnSO4 को लिया और H2 को निकाल दिया। ठीक है, फिर से हम इसको बता देते हैं कि Zn जो हुआ SO4 से SO4 में जुड़ा और H2 बाहर निकल गया, ZnSO4 प्लस H2 हो गया। ठीक है, सेम यहाँ नीचे का रिएक्शन Na सोडियम हो गया, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बना, NaCl प्लस H2 है ना। ये NaCl क्या है, सॉल्ट है। हम लोग को पता है कि NaCl सॉल्ट है। नमक, घर में साधारण नमक जो खाते हैं, ये भी एक सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाला साइन दिया जाता है, इससे सूचित किया जाता है कि कोई चीज़ मुक्त हो रही है। और ये वाला जो साइन होता है, जो नीचे वाला साइन होता है, एरो मार्क नीचे की ओर होता है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ अपक्षेप के रूप में नीचे बैठ जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग के पास कि धातु क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, धातु जो होती है क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, हम लोग को पता है। देखिए एल्युमिनियम क्या हो गया, धातु हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अभी तक ये क्षार नहीं है, याद रखिए अभी तक भस्म ही है, क्षारक ही है। जब ये जल में घुलेगा तो क्षार बन जाएगा। ठीक है, जल में जल घुलेगा क्षार बन जाएगा। जो देता है ये होता है सोडियम एल्यूमिनेट है। ये जो पदार्थ है ये सोडियम एल्यूमिनेट है और ये है लवण और 3H2 ये क्या है, गैस है, हाइड्रोजन मुक्त कर रहा है। सेम एग्जांपल हम लोग नीचे देख सकते हैं, जिंक हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम जिंकेट हो गया और H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो अम्ल और क्षार दोनों ही जो पदार्थ हैं या दोनों ही जो यौगिक हैं वो किसी धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये हो गया। और हम लोग का अगला है, चलिए देखते हैं। हम लोग ये भी हम लोग पिछले दिन पढ़ चुके थे कि धातु जो होता है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टीज है एसिड और बेस की, एसिड की बेस प्रॉपर्टी है। तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं पॉइंट के रूप में है कि धातु जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से, धातु का जो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होता है, कार्बोनेट मतलब CO3 और बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 लगा होना चाहिए। तो ये HCl है, NaCl, CO2 और H2O मुक्त हुआ। पिछले वीडियो में हम लोग देख लिया था। आगे देखते हैं हम लोग के पास क्या है कि अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। ये सभी का उदासीनीकरण दिया, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं हम लोग कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है। ये हाँ, ये देखिए HCl क्या हो गया, HCl हो गया है, एक एसिड है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दोनों देखिए एक्वस में लिया गया, एक्वस मतलब जलीय विलयन है। तो बनेगा क्या, लवण और जल बन रहा है। अम्ल धात्विक ऑक्साइड से हम लोग ये भी वीडियो में पहले देख चुके थे कि अम्ल जो होता है धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है।
धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है। तो जब धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है तो वो जब किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो लवण और जल बनाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। तो सेम रिएक्शन यहाँ हो रहा है। और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती है। तो यहाँ पे देखिए जब अम्लीय प्रकृति की है तो वो अम्ल की होगी, और अम्ल जो जब क्षार से अभिक्रिया करेगी तो क्या मिलेगा, अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करेगी तो क्या मिलेगा, CO2। ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड है, कार्बन अधातु है और ऑक्सीजन ऑक्साइड हो गया। तो CaOH2 ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। तो जब दोनों अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट लवण हो गया और H2O क्या हो गया, जल हो गया। अगला देखते हैं pH वैल्यूज। हम लोग pH वैल्यू देखते हैं, ठीक है। pH वैल्यू क्या हम लोग देखना चाहेंगे। तो अम्ल एवं क्षारक की शक्ति pH स्केल द्वारा मापी जाती है। अब pH स्केल क्या होता है, pH स्केल किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नापती है, ठीक है। pH स्केल किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नापती है। देखिए यहाँ पे pH जब pH वैल्यू जब 7 होगा तो क्या होगा, विलयन उदासीन होगा, जैसे जल उदासीन होता है, ठीक है। ये हम लोग को पता है, ये नोट करने वाली बात है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं ये पूरा पॉइंट कि pH वैल्यू जब 7 होगी तो वो उदासीन होगा। pH वैल्यू जब 7 से pH वैल्यू जब 7 से कम होगी, ये इसका साइन लेस देन का साइन, pH लेस देन 7 तो अम्लीय होगा, और ग्रेटर देन का साइन है तो ये क्षारीय हो जाएगा। यानी pH वैल्यू जब 7 से बड़ी होगी तो क्षारीय होगी, और pH वैल्यू जब 7 से कम होगी तो अम्लीय होगी, और जब 7 पर होगी तो उदासीन होगी। ये हो गया हम लोग का। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारे पास, हम लोगों ने शायद पढ़ लिया, फिर भी पॉइंट्स वाइज हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। पता है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, ये सब एग्जाम्पल है HCl NaOH, 2HCl CuOH2, ये सब जो लवण है ये सब याद करने वाली बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं। उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, अम्ल जब भी कोई क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। और अब देखिए बच्चों क्या होता है, साधारण लवण प्रस्वेदी पदार्थ की उपस्थिति का। प्रस्वेदी पदार्थ क्या होता है, प्रस्वेदन एक प्रक्रिया होती है। प्रस्वेदन प्रक्रिया क्या होती है, वो जो पदार्थ होता है वो हवा की नमी को अवशोषित कर लेता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो प्रस्वेदन कहलाती है। क्या कहलाती है कि जो पदार्थ जो हवा की नमी को अवशोषित कर लेता है वो प्रक्रिया प्रस्वेदन कहलाती है। और ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो प्रस्वेदी पदार्थ होते हैं। तो नमक में क्या होता है, प्रस्वेदी पदार्थ की उपस्थिति होती है, तो इसलिए नमक जो होता है हवा के नमी को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण वो पसीजने लगता है। हम इसको फिर से देखेंगे, हवा नमक जो होता है, साधारण नमक जो हवा की नमी को अवशोषित करके पसीजने लगता है, ठीक है। क्यों, प्रस्वेदी पदार्थ के कारण। प्रस्वेदी पदार्थ क्या होता है, जो किसी भी जो पदार्थ हवा की नमी को अवशोषित कर ले, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है, इसे क्लोर क्षारक अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख लिया था ये बात, ठीक है। क्लोर क्षारक प्रक्रिया याद कर लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है साबुन बनाने, साबुन अपमार्जक में, कागज के फाइबर बनाने के लिए इत्यादि में। शुष्क बुझा हुआ चूना, हम लोग ये देख रहे विरंजक चून कैसे बनेगा, तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की अभिक्रिया करेंगे तो विरंजक चून प्राप्त हो जाएगा हम लोग को। ये हो गया उसका इक्वेशन, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, विरंजक चून का उपयोग। विरंजक चून का उपयोग क्या है, देखिए विरंजक के रूप में। विरंजक क्या होता है, जो किसी भी मान लीजिए कपड़ा है ना, वो कोई कलर है ब्लू कलर का, तो उसको जब आप कीजिए तो विरंजित हो जाएगा, उसका कलर हट जाएगा, तो विरंजक के रूप में होता है। अपचायक के रूप में होता है, ठीक है। रोगानुनाशक में, रोगानुनाशक मतलब जो कीटाणु वगैरह होते हैं उसको मारने के रूप में होता है। हम लोग नाली वगैरह में डालते हैं इसको विरंजक चून को। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। खाने वाला सोडा है बेकिंग सोडा, धोने वाला सोडा होगा सोडियम कार्बोनेट इंटू H2O, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, देखिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग देख लीजिए। इसका उपयोग कांच, साबुन उद्योग, बोरेक्स बनाने में, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने। जल की अस्थायी कठोरता मतलब जल कठोर होता है, मतलब लवण ज़्यादा होता है उसमें, तो उसको उसकी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। अब लवण के एक सूत्र देखिए, लवण के एक सूत्र इकाई में जल में के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन कहा जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए, मतलब देखिए इसमें क्या है कि कोई भी लवण का फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें जल के कितने अणु, जल के जितने भी अणु रहेंगे तो वो जितनी संख्या में वो उसको क्रिस्टलन कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5H2 है, 5H2 है ना,
तो इसमें कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसका क्रिस्टलन संख्या 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जल के अणु कितने हैं, 5। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, ठीक है। या ये भी होता है फॉर्मूला, 2 से गुना हो जाएगा तो हाफ कट जाएगा, है ना। आगे जिप्सम को बनता है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म ताप पर केल्विन पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये है जिप्सम का फॉर्मूला। और इसका क्रिस्टलन संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसका क्रिस्टलन संख्या 2 हो जाएगा, इसमें जल के अणु कितने हैं, 2 है, इसलिए 2 हो जाएगा इसका क्रिस्टलन संख्या, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम लोग जिप्सम को गर्म करेंगे, जिप्सम का फॉर्मूला या जिप्सम को गर्म करेंगे 373 केल्विन पर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। इसका उपयोग क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, हड्डियों को, हड्डी जो टूटी हुई हड्डी होती है उसको सही जगह पे स्थिर करने में और मूर्ति बनाने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे और भी वीडियो के साथ, क्योंकि हम लोग अभी पूरा केमिस्ट्री से चल रहा है, फिर बाद में फिजिक्स का चलेगा, फिर बायो का, इस टाइप से आपको मिलते रहेगा वीडियो टाइम पे। और आप इससे अगर रिवीजन के लिए रिवीजन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको एक बहुत ही बेहतरीन टाइप का नोट्स दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे थ्रू। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।